नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में लेकर आया हूं स्टेनोग्राफर भर्ती का नोटिफिकेशन। जी दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर की भर्ती वापस आ चुकी है। ये वैकेंसी निकली थी 2023 में और 23 के बाद में अब जाके 2025 में शुरुआत में ही निकल चुकी है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं या अभी फ्रेशर है, तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है। और इस पोस्ट के लिए क्या योग्यता रहने वाली है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट कब रहेगी, साथ में और क्या क्या चीज़ें असेंशियल है एक स्टेनोग्राफर की तैयारी करने वाले के लिए, तो दोस्तों वो सारी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो दोस्तों फटाफट जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आगामी जो भी नोटिफिकेशन के अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अन्य आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल में भी इस पोस्ट का पता चले और वो भी अप्लाई कर सके। तो दोस्तों, ज़्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये वैकेंसी रहने वाली है स्टेनोग्राफर की। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, तो दोस्तों अभी भी उनके पास बहुत टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ में तैयारी के लिए भी काफ़ी सफिशिएंट टाइम में उनको मिलेगा। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में आपको स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी आपके राजस्थान हाई कोर्ट में। और ये जो हाई कोर्ट की वैकेंसी है, ये कंडक्ट करवाती है हाई जोधपुर की कोर्ट, यानी राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की कोर्ट। ये पूरी वैकेंसी है, जितनी भी हाई कोर्ट में वैकेंसी निकलती है राजस्थान में, वो जोधपुर के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो परीक्षा का नाम है। ठीक है। नाम यानी जो जिस पोस्ट से निकली है वैकेंसी, आशुलिपिक। ठीक है। स्टेनोग्राफर को हिंदी में आशुलिपिक ग्रेड बोला जाता है। अब ये ग्रेड थर्ड की निकली है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वैकेंसी है। साथ में ये जो वैकेंसी है, एक तो जिला न्यायालय में निकली है। ठीक है। और एक निकली है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में। ठीक है। जो कि स्थायी लोक अदालत में होती है। ठीक। जो कि उनमें रहने वाली है आशुलिपिक ग्रेड सेकंड हिंदी की, ओनली इंग्लिश की नहीं है। जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसमें स्टेनोग्राफर की ग्रेड सेकंड की है। और ओनली सिर्फ हिंदी के ही स्टेनोग्राफर की पोस्ट इसमें है, अंग्रेजी की नहीं है। अंग्रेजी की आपको मिलेगी ओनली जिला न्यायालय में, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और क्या चीज़ें हैं। तो भर्ती प्रक्रिया के नियम है कि किस नियम के अंतर्गत ये जो पोस्ट है या वैकेंसी है वो भर्ती हो रही है। ठीक है। पद नाम आपको बता ही दिया। जिला न्यायालय में अशुल्क यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड बोला जाएगा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड बोला जाएगा। ठीक है। अब इसकी जो वेतन है या सैलरी है वो मेन है, जो आपको जानने की जरूरत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में कोई भी वैकेंसी हो, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड उनका रहता है और 2 साल तक उनको फिक्स सैलरी मिलती है, जो कि पूरी जो कंप्लीट सैलरी होती है उनकी लगभग अप्रोक्सीमेट आधी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सैलरी है वो 23,700 मिलेगी पर मंथ, प्रति माह, 2 साल तक। ठीक है। जब तक आप प्रोबेशनल ट्रेनिंग पे रहते हो। जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको फुल सैलरी मिलने लग जाती है। और ये सैलरी रहेगी आपकी अप्रोक्सीमेट 40 से 45 के अप्रोक्सीमेट, और सिटी टू सिटी डिपेंड करेगा। वेरिएशन 5,000 का वेरिएशन देखने को मिल सकता है सिटी टू सिटी। ठीक है। और इसका जो लेवल है, यानी से एल लेवल 1 है, वो रहने वाला है आपका L10। L10 पे इसकी पे मैट्रिक्स से रहने वाली है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो कि आपकी जो सैलरी है वो बेसिक 33,800 से लेके 1,06,700 तक हो जाती है। ठीक है। बेसिक 33,800, उसके बाद में जो भी अलाउंस जुड़ते हैं, अलाउंस जुड़ के अप्रोक्सीमेट जैसा कि मैंने बताया 45,000 तक भी इसकी पूरी सैलरी पर मंथ की जाती है। तो दोस्तों, एक स्टेनोग्राफर की राजस्थान में 2 साल के बाद में इतनी भी सैलरी हो जाती है, तो ये भी बहुत ये शानदार सैलरी है। तो जो कैंडिडेट स्टेनोग्राफर की तैयारी के लिए सोच भी रहे हो, तो दोस्तों फटाफट इस वैकेंसी को अप्लाई करें, इस वैकेंसी के लिए, और तैयारी में जुट जाए। ठीक है। आगे जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो दे रखी है कि किस तरह से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको साइट का लिंक है, यूआरएल लिंक दिया गया है। ये आपको कॉपी करके आपको गूगल पे जाना है, पेस्ट करना है, क्लिक करना है। डायरेक्ट जो फर्स्ट लिंक आता है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। वहाँ पे आपको पूरा इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि कहाँ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है। अगर आपको देखने में या सर्च करने में परेशानी होती है, तो दोस्तों मैं डायरेक्ट लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप वहां जाके क्लिक करके भी आप डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट कब रहेगी, ये समय सीमा आपको यहाँ दे रखी है। जो आपके ऑनलाइन आवेदन है वो 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे। 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे। और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 22 फरवरी 2025। ठीक है। और शाम के 5 बजे तक है, 12 बजे तक नहीं है। जो कैंडिडेट इस
विश्वास में हो कि हाँ 12 बजे तक रहती है, तो दोस्तों नहीं, शाम के 5 बजे तक ही इसकी साइट रहेगी, लिंक ओपन रहेगा। इसके बाद में ये डिसेबल हो जाएगा लिंक, आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएँगे 22 फरवरी 2025 के दिन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात करते हैं, तो दोस्तों उसका समय सीमा भी आपकी 1 दिन बढ़ा के यानी 22 फरवरी को आपका ऑनलाइन आवेदन समाप्त हो जाएगा। उसके 1 दिन तक आप अपना जो ऑनलाइन पेमेंट है, अगर आपने आवेदन कर दिया है, आपका पेमेंट रह गया है, तो आप 1 दिन बाद तक अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है? अब आते हैं दोस्तों परीक्षा का स्थान। तो दोस्तों अभी कोई निर्धारित नहीं है, ना डेट निर्धारित है। तो दोस्तों जैसे ही अपडेट आता है कुछ इसके बारे में, और जहाँ तक है जल्दी ही अपडेट देखने को मिल जाएगा। जैसे 22 फरवरी को इसका अप्लाई लास्ट डेट है, तो आपको ये फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च में के मिड से पहले-पहले आपको इसकी जो डेट है संभावित, वो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है? आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, जल्द ही ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ओके? ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ये वैकेंसी है वो 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। 6 से लेके 8 महीने के अंदर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? परीक्षा शुल्क की बात करते हैं कि आपका जो कितना आवेदन लग रहा है, आवेदन फीस कितनी लग रही है। तो दोस्तों, आप अगर सामान्य वर्ग से हो, यानी जनरल कैटेगरी से हो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, ठीक है? तो और साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में क्रीमी लेयर हो, और अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी में हो, मोर बैकवर्ड क्लास क्रीमी लेयर, मैं क्रीमी लेयर की बात कर रहा हूँ, तो उनकी जो फीस लगने वाली है वो 750 लगने वाली है। वहीं पे राजस्थान के अगर ओबीसी भी कैंडिडेट है कि नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल, है ना? या फिर एमबीसी यानी एमबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर है, या फिर ईडब्ल्यूएस है, ठीक है? उनकी आवेदन फीस लगने वाली है ₹600। वहीं पे अगर कोई कैंडिडेट दिव्यांगजन है, पीएच है, फिजिकल हैंडीकैप है, या फिर राजस्थान के ही एससी, एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, तो उनको यहाँ पे फीस देनी होगी ₹450 मात्र। ठीक है दोस्तों, आपका फीस का वेरिएशन इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। और आगे आते हैं, और आगे यहाँ पे दे रखा है पद रिक्त पदों का विस्तृत विवरण, कि किस तरह से आपका जो पद है वो कैटेगराइज डिवाइड हो रखा है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे देख सकते हो जो जिला न्यायालय है, उसमें हिंदी इंग्लिश, जैसे मैंने ऊपर बता दिया था कि दोनों लैंग्वेज की पोस्ट है, हिंदी और इंग्लिश की, जिला न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है? जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के नाम से रहेगी। ठीक है? अब इनमें भी नॉन टीएसपी और टीएसपी के बटे रहते हैं। ठीक है? नॉन टीएसपी और टीएसपी में बटे रहते हैं, और जहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बात है, वहाँ ओनली स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, और वो भी हिंदी लैंग्वेज में ही है। ठीक है? इंग्लिश में नहीं है। इस तरह से आपकी ये चीज़ें बटी रही। अब किस कैटेगरी की कितनी-कितनी पोस्ट डिवाइड हो रखी है, तो दोस्तों उसके लिए मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊँगा। जो कैंडिडेट हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो लास्ट तक बने रहिए, उनको मैं लास्ट तक बता दूँगा कि किस कैटेगरी की कितनी-कितनी पोस्ट डिवाइड है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में। ठीक है? अब आगे आते हैं, और क्या चीज़ें हैं आपको जानने की। तो दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है वो ये है कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, तो उस टाइम पे आपको पूरी चीज़ें भरनी होगी। यहाँ पे आपका प्रेफ़रेंस देनी होगी, वरीयता दी जाएगी, यानी आप पहले या आप या तो जिला न्यायालय और फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन दोनों में से किसको प्रेफ़रेंस देना चाहते हो, दोनों ही भरनी होती है। ठीक है? तो दोनों में से कोई सी एक तो भरनी ही होती है, वो प्रेफ़रेंस देनी पड़ती है कि पहले आप जिला न्यायालय चाहते हो या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चाहते हो। क्योंकि अगर आप लास्ट में सेलेक्ट होते हो, तो आपके जो प्रेफ़रेंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें ये जगह मिलेगी। और साथ में आपको 5 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, है ना? ठीक है? यहाँ पे दे रखा है किन्हीं 5 जिला न्यायालय क्षेत्र, यानी किन्हीं 5 का चयन करना होगा, उन 5 में से ही आपका लास्ट में होगा सिलेक्शन। ठीक है? अगर फिर भी आपके मार्क्स कम रह जाते हैं, तो दोस्तों रिमेनिंग जैसे ही कभी अगर सीटें रिमेनिंग खाली होती है, तो आपको वहाँ पे पोस्टेड कर दिया जाएगा। नहीं तो प्रायोरिटी यही रहती है कि आपने जो 5 जिले दिए हैं, अगर उनमें सीट खाली है, तो आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है? और आगे क्या चीज़ है आपको जानने के लिए? तो दोस्तों लास्ट तो दोस्तों अब आते हैं मिनिमम एकेडमिक क्राइटेरिया, यानी आपकी जो एलिजिबिलिटी है एजुकेशन वाली, उस पे आते हैं कि क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों इसमें साफ दे रखा है सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, है ना? ठीक है? या तो आर्ट्स से या साइंस से या कॉमर्स से, किसी भी सेक्श या पोर्शन से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, तो दोस्तों वो कैंडिडेट अगर वो 12th पास है, सीनियर सेकेंडरी का मतलब यही होता है 12th पास, ठीक है दोस्तों? और वो भी यहाँ पे दे रखा है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है? या फिर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड एनी हायर एग्जामिनेशन, ठीक है? यानी आप किसी भी बोर्ड से हो सकते हो, राजस्थान के लिए तो बता ही रखा है, साथ में अन्य कोई भी राजस्थान कोई भी राज्य के जो बोर्ड है, हायर बोर्ड है, वहाँ से अगर कोई कैंडिडेट है, 12th पास है, ठीक है? वो अप्लाई कर सकता है। ये यहाँ पे कोई मेंशन नहीं दिया है कि ओनली ये राजस्थान के लिए ही वैकेंसी है। किसी भी स्टेट की कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है? पर साथ में क्योंकि राजस्थान वालों को हिंदी और उनकी जो देवनागरी लिपि है, वो तो आती है राजस्थानी वाली, और साथ में अगर कोई अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उन्हें हिंदी अच्छी आती हो, साथ में देवनागरी लिपि वाली होती हो, राजस्थानी भाषा समझ में आती हो।
ठीक है। अब आते हैं और क्या चीज़ें ज़रूरत है, तो दोस्तों आपको इनके साथ में 12th पास डिग्री के साथ में आपको एवं कंप्यूटर क्षेत्र में भी आपकी डिग्री होनी चाहिए, यानी डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो एसेंशियल है, ठीक है। आपका ओ लेवल का कोई सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए, ठीक है। और साथ में या तो किसी ने कोपा कर रखा हो, ठीक है, आईटीआई या डिप्लोमा होता है कोपा से, वो कर रखा हो, या डीपीसीएस कर रखा हो, ठीक है। या तो नेशनल या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होती है या आईटीआई होती है, इनमें से दोनों में से कोई सी भी हो। साथ में इनके अलावा अगर किसी ने डिप्लोमा करा है किसमें, आपकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस भी रह सकती है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी रह सकती है, वो किसी भी बोर्ड से करा हुआ और डिप्लोमा होना चाहिए ओनली, ठीक है, तो वो एलिजिबल है। साथ में आपकी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस से अगर इंजीनियरिंग करी हुई है, पॉलिटेक्निक यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिटेक्निक, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। साथ में अब राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट की तरफ से RSCIT होती है, ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट वो करा हुआ है, वो जो कि वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी से होती है, तो वो भी एलिजिबल है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो कि जो कैंडिडेट आप यहाँ पे और देख सकते हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, यानी आपके पास कोर टोटल मिला के बात करें तो आपके पास 12th पास होनी चाहिए, साथ में एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जितने मैंने बताया उनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, तो दोस्तों तो फिजिकल फिटनेस में इतना ही होना चाहिए कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट होने चाहिए, आपके कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल ना हो, ठीक है। आप मेंटली और फिजिकली फिट होने चाहिए, ठीक है। अब एज की बात करते हैं, जो एज का मेन क्राइटेरिया रहता है कि दोस्तों एज रहेगी आपकी, जो मैक्सिमम रहेगी एज 40 की रहेगी, ठीक है, 40 की एज रहेगी, और उसकी जो काउंटिंग है वो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग की जाएगी। उस दौरान आप 40 से कम एज में होने चाहिए, अगर ज़्यादा है तो अगर कैटेगरी वाइज अगर कोई रिलैक्सेशन है तो उस हिसाब से आपको वो रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं रिलैक्सेशन की, जैसे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है, SC ST, ठीक है, OBC MBC और EWS में, ठीक है। साथ में 5 ईयर की छूट दी है वुमेन कैंडिडेट के लिए, ओके। और साथ में और आगे और भी के रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरी के, एक्स सर्विसमैन के और बहुत सारी के अलग अलग कैटेगरी है, उनके अकॉर्डिंग उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। जो कैंडिडेट अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एक बार इस पीडीएफ को थ्रू आउट रीड आउट कर लेना, मैं इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ जाके आप एक्सेस कर लेना। और अगर अदर कैटेगरी से हो वो भी एक बार रीड आउट कर लेना कि किस कैटेगरी में आपको कितनी और छूट है। तो दोस्तों मिनिमम 40 तो है ही, 40 के बाद में आपको मिनिमम 5 साल 10 साल 15 साल की छूट मिल जाती है, कोई कैंडिडेट PH भी हो सकता है तो उसको भी छूट मिल जाएगी, ठीक है। इसके आगे और क्या चीज़ है आपको जानने के लिए, तो दोस्तों अब आते हैं आपका जो ये एग्ज़ाम इस पैटर्न है, स्कीम है, सिलेबस के ऊपर आते हैं कि किस तरह से आपका जो इस स्टेनोग्राफर के लिए आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों इसमें जो आपका पैटर्न रहने वाला है, जो आपका स्कीम रहने वाली है, वो इस तरह से रहने वाली है कि इसमें आपका कोई भी रिटन टेस्ट नहीं लगेगा, कोई भी आपका MCQ या फिर CBT टेस्ट कुछ नहीं होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट इसमें आपका ओनली स्किल टेस्ट होगा। जी दोस्तों, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आपका इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका एक स्किल टेस्ट होगा, उसके आधार पर ही आपकी एक मेरिट तय होगी और मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो, इसमें दोस्तों ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी इस तरह से डिवाइड हो रखा है। ग्रुप ए में दोस्तों आपके इंग्लिश लैंग्वेज के शॉर्ट हैंड के दी गई है, और साथ में ग्रुप बी में आपके हिंदी के शॉर्ट हैंड के हिसाब से आपकी स्कीम दी गई है। और ग्रुप सी की बात करें तो दोस्तों ग्रुप सी में जो कॉमन आपका रहने वाला है पैटर्न वो चीज़ है। तो दोस्तों इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों इसमें पहला डिक्टेशन आपकी बोली जाएगी, ठीक है, और वो बोली जाएगी 6 मिनट के लिए बोली जाएगी डिक्टेशन, ठीक है। और स्पीड क्या रहने वाली है, 80 वर्ड पर मिनट, यानी 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड बोली जाएगी 6 मिनट तक, ठीक है। आपको वो डिक्टेशन अपनी आपकी जो भी इंग्लिश शॉर्ट हैंड है उसमें लिखी जाएगी, उसके बाद में आपको उसका ट्रांसक्रिप्शन करना होगा और उसके लिए टाइम मिलेगा आपको 50 मिनट का टाइम, ठीक है। और इसके लिए मिलेंगे आपको पूरा 100 मार्क्स, यानी आप अच्छा पूरा टाइप कर देते हो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, तो आपको 100 मार्क्स मिल जाएगी, आपकी जितनी भी गलती होगी वो आपकी डिडक्ट होके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वहीं ग्रुप बी में हिंदी शॉर्ट हैंड की बात करते हैं दोस्तों, इसमें भी आपको 6 मिनट के लिए डिक्टेशन बोली जाएगी और आपकी जो स्पीड रहने वाली है वो 70 वर्ड पर मिनट की रहने वाली है, और इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके लिए मिलेगा आपको 50 मिनट का टाइम, ठीक है, और मार्क्स वही सेम रहने वाला है। इसके बाद में जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन पैटर्न है वो रहेगा आपका ग्रुप सी का, जिसमें कंप्यूटर टेस्ट लगेगा, चाहे इंग्लिश शॉर्ट हैंड हो या हिंदी शॉर्ट हैंड हो, वो दोनों के लिए ही ये चीज़ कॉमन है, ठीक है। शॉर्ट हैंड लगने के बाद में 10 या 5 मिनट का गैप आएगा, उसके बाद में आपका ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है मांगी है कंप्यूटर टेस्ट में, आपका एक तो स्पीड टेस्ट होगा और एक एफिशिएंसी टेस्ट होगा। स्पीड टेस्ट आपका 10 मिनट तक चलेगा, ठीक है, उसके लिए आपको मिलेंगे 50 मार्क्स, ठीक है। SC ST PH और एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो उनके लिए जो मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स है वो है 20, ठीक है, 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स आपको 50 में से लाने ही पड़ेंगे अगर आपको क्वालीफाई करना है, मेरिट में जगह बनानी है, ठीक है। और अदर रिमेनिंग जो भी अदर कोई कैटेगरी बचती है तो उनको 22.5 मार्क्स लाने पड़ेंगे 50 में से।
वहीं एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं तो उनके लिए टाइम मिलेगा 10, ठीक है, जो कि आपके एमएस वर्ड के जो भी डाटा होता है उसके हिसाब से आपका पूरे क्वेश्चन आएँगे, अप्रॉक्सिमेट 15 क्वेश्चन आते हैं, वो डिवाइडेड होते हैं 3-3 के फॉर्मेट में, ठीक है। उसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स में वही सेम है, एससी, एसटी, पीएच, एक्स सर्विसमैन वालों को 20 मार्क्स लाना कंपल्सरी है, वहीं पे रिमेनिंग कैटेगरी को साढ़े 22 मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट अगर ट्रांसक्रिप्शन के बाद में 100 मार्क्स में से कितने भी अच्छे नंबर लगाए हो, पर उन्हें ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन या मिनिमम मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा कंप्यूटर टेस्ट में। अगर इनसे कम मार्क्स रहते हैं, तो दोस्तों वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आएगा आपका साक्षात्कार या जिसे इंटरव्यू बोला जाता है। तो दोस्तों साक्षात्कार आपका नॉर्मल होता है, वो इसलिए होता है कि अगर आप स्टेनोग्राफर का पूरा पेपर दिए हो, डिक्टेशन करे हो, ट्रांसक्रिप्शन करे हो, साथ में कंप्यूटर टेस्ट दिए हो। तो दोस्तों ये साक्षात्कार इसलिए दिया जाता है कि जो कैंडिडेट डिक्टेशन लिख के ट्रांसक्रि ट्रांसक्रिप्शन करके आया है, तो वो वही कैंडिडेट है, उसे स्टेनो आती है या नहीं आती, इसी चीज़ का क्लियरिफिकेशन करने के लिए आपका साक्षात्कार लिया जाता है और इसका कोई मार्क्स नहीं होता आपका कि इसके कोई अलग से कोई मार्क्स है। ठीक है दोस्तों? आप यहाँ पे देख सकते हो साक्षात्कार के कोई अंक नहीं है जैसे मैंने बताया और उद्देश्य केवल यही है कि वो डिक्टेशन के समय कोई हकलाता ना हो, ठीक है? लिखे हो जो अगर उसने कोई डिक्टेशन लिखी है, किसी लिपि में इंग्लिश या हिंदी की कोई लिपि में लिखी है, तो वो समझ सके कि इसी चीज़ को क्लेरिफ़ाई करने के लिए ये साक्षात्कार लिया जाता है, ठीक है? इसके आगे अब जैसे जो डिक्टेशन बोली जाएगी, ठीक है? उससे पहले आपको एक ट्रायल दिया जाएगा यानी मेन डिक्टेशन बोलने से पहले जो कि 6 मिनट तक लगेगी, उससे पहले आपका ट्रायल दिया दिया जाएगा। ट्रायल में आपको आवाज़, वॉइस कितना साउंड तेज़ आ रहा है, धीरे आ रहा है, क्लियर आ रहा है, ये चीज़ें आपको देखनी होती है और अप्रोक्सिमेट वो द 200 या 250 वर्ड की ट्रायल बोली जाती है डिक्टेशन। इसी चीज़ में आपको क्लेरिफ़ाई करना होता है। अगर आपको कोई संशोधन करना है, कोई कम ज़्यादा आवाज़ करना है तो आप बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों? आप ये ऐसा भी नहीं है कि फिक्स एक बार बोलोगे, आपको लगता है तो बार-बार आप बोल सकते हो। ठीक है? इसके आगे देखते हैं और क्या चीज़ें ज़रूरत है आपको जानने के लिए। तो दोस्तों इसमें आगे और दे रखा है जो कि आपकी स्पीड है और एफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में दे रखा है कि आपकी जो लिपि है ना? फ़ॉन्ट है, हिंदी में आपका कुर्तिदेव देव हिंदी में कुर्तिदेव और इंग्लिश में कैलिबरी का फ़ॉन्ट यूज़ होने वाला है, ठीक है? स्पीड आपकी यहाँ 8000 की डिप्रेशन मानी जाएगी पर हावर, ठीक है? एफिशिएंसी की टेस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें फॉर्मेट ऑफ टेस्ट आएगा, पैराग्राफ आएगा, पेज, टेबल, है ना? प्रॉपर मेथड, फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर इस तरह के आपका पूरा एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग सारी एफिशिएंसी टेस्ट पूछी जाएगी। तो दोस्तों ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल होती है। आप जो भी कैंडिडेट फ्रेशर है वो चीज़ें कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-5 दिन में आप सीख सकते हो ईज़िली, ठीक है? मेथड ऑफ एवल्यूएशन का दिया गया है कि आपको क्या चीज़ें ये आपकी मिस्टेक होती है, क्या अलाउ होती है, क्या नहीं होती है, इसमें सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है? ज़रूरत है वो ये है कि मार्जिन ऑफ 5% मिस्टेक में बी अलाउड यानी अगर कैंडिडेट को ओनली जो भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है? जैसे 6 मिनट तक 80 और 70 मिनट वर्ड पर मिनट की जो डिक्टेशन बोली जाएगी, उसमें जब आप उसका ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो उसमें आपको 5% मिस्टेक ही अलाउड होगी, ठीक है? यानी आपका अगर 100 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स में से ओनली 5 मिस्टेक यानी 5% छूट होगी, आपको 95 तो मिनिमम में लाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये कंपल्सरी है, अगर तो 95 से भी कम होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना और ये थोड़ा-सा और ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका पूरा जो काउंटिंग है वो देखी जाती है। ठीक है? और आगे क्या ज़रूरत है आपको जानने की? जब आपका जब भी आपकी डेट फिक्स होगी एग्ज़ाम की और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है दोस्तों, उसको कैसे डाउनलोड करना है, तो दोस्तों आपको उसी वेबसाइट पे जाना है, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। वहाँ पे जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे, तो उस दौरान आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है, उसी का यूज़ करना है, उस वही यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और कैप्चर कोड फिल करना है। उसके बाद में आप अपना कोड अपना एडमिशन कार्ड यानी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? इस तरह से जभी भी एडमिट कार्ड आएगा, मैं आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आगे और चीज़ें क्या ज़रूरत है आपको जानने की? तो दोस्तों पूरा नोटिफ़िकेशन समाप्त हो चुका है, जो आपको जानने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई कन्फ्यूजन है, वो यहाँ पे कॉल करके भी पूछ सकता है, ठीक है? और साथ में ये यूआरएल लिंक है ऑफ़िशियल वेबसाइट का, इसको आप गूगल पे जाना है, कॉपी पेस्ट करना है, क्लिक करना है, तब आपका सामने डायरेक्ट या तो ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी या फिर फर्स्ट लिंक जो होगा वही आपकी ऑफ़िशियल वेबसाइट होगी, वहाँ जाके भी आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से आपका पूरा नोटिफ़िकेशन जो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा जारी किया गया है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं है, जो कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे हैं, फ्रेशर है या पहले से कर रहे हैं, तो तैयारी में लग जाइए। मात्र 6 या 8 महीने के अंदर ये चीज़ें पूरी प्रोसेस हो जाती है। इन केस ऑफ अगर कोई चीज़ें बीच में अगर दिक्कत नहीं आती, तो ये पूरी प्रोसीजर है मात्र 6 या 8 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई बीच में परेशानी आती है, किसी डेट वेट एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम डेट के रिलेटेड कोई अगर संभावना बनती है, तो हो सकता है लेट हो जाए, नहीं तो संभावित यही रहती है कि 6 से 8 महीने के अंदर ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है और कुछ भी कोई भी रुकावटें देखने को नहीं मिलती। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। जो कैंडिडेट अब तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो इससे एग्ज़ाम से रिलेटेड या अन्य कोई भी नोटिफ़िकेशन या अन्य कोई स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के रिलेटेड वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे अदर स्टूडेंट को भी इस वैकेंसी का पता चले और वो भी अप्लाई कर सके। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये वैकेंसी रहने वाली है 12th पास और आपके ओनली कंप्यूटर सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नए अपडेट, नए नोटिफ़िकेशन के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।